अरे 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 अरे, आपने दर्शन करा दिए दादा के, बाप रे बाप। दादा तो मुझे बचपन से जानते हैं, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। अरे क्या बात है, सीरियसली? लेकिन कभी बताया क्या नहीं। हाल? अरे उनके पास कहाँ, बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हैं वो, कहाँ फुर्सत है बच्चों को याद करें। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बल्कि आप जब बॉम्बे आए थे अपना ये नटरंग लेके, नटरंग ही था ना? नहीं, हाँ, नट सम्राट, नट सम्राट, सॉरी। तब भी मैंने आपको पूछा था दादा कहाँ हो, तो हम मुलाकात करते हैं। और बताइए, सब खैरियत दादा? बढ़िया, क्या बात है। और देखिए जी वो हेलो जी अभी, गीतांजलि जी, पहली बार दर्शन हो रहे हैं आपके। जी नमस्कार। जी सेट पे आकाश जी बैठे। भी हमसे जुड़, हेलो जी, नमस्कार जी। जमुना मैम नमस्कार। जमुना जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार गीतांजलि, नमस्कार सर। एक जी और हमारे प्रकाश बीच में, भारद्वाज। लेकिन उनका नंबर नहीं पता मुझे। नमस्कार सर। अरे आकाश दादा कैसे इतना हो? क्या डर रहे हो, जरा चेहरा नकाब तो हटाइए। नहीं आपका नहीं नहीं खूबसूरत नहीं चेहरा। नहीं 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 नहीं। किसका शूट कर रहे हो दादा, कहाँ पे हो? मैं मीरा रोड में, शूटिंग नहीं है अभी, सेटिंग। सेटिंग अच्छा चल मीरा रोड में। अच्छा फोन का ओके। फिल्म का शो सेट है है, अभी किसी शो है? ये, यहाँ शो है। अच्छा चेंज करना है, सेट चेंज करना है ओके। इसीलिए। जी जी जी, बताओ चलिए क्या बढ़िया। अ, बस जरा दुआएं आपकी, सब बढ़िया। बहुत जमाने के बाद आपसे हाँ मुलाकात हो रही हाँ है ना? हाँ, देखते रहते हैं। सर दादा तो नमस्ते। जब मैं एज एन एक्टर काम करता था गीतांजलि जी, तो सारे शोज का सेटिंग वेटिंग सब दादा करते थे। क्या बात है। विपुल शाह, शोभना देसाई, सब बहुत। मैं एक्चुअली जब से कैमरे के पीछे आया हूँ तब से दादा के दर्शन ही नहीं हुए, हाँ तब तो मुलाकात ही नहीं हुई, सही बात है ना? तब से मुलाकात ही नहीं होगी। तो बहरहाल सर मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरा मंच पर। मैं गीतांजलि आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पर आना स्वीकार किया और हमारे साथ में हमारे बीच में बात करने के लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जैसा बहुत कि बहुत शुक्रिया गीतांजलि जी, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। जयंत सर और जमुना मैम अभी फिलहाल में हमारे वरिष्ठ बीच में हैं, तो मैं उनके साइड से भी आपका स्वागत करती हूँ। और अभी जुड़ते चले जाएंगे, कई बार लेट लतीफ हो जाते हैं बच्चे लोग, तो हाँ हम अपने मुद्दे पर आ जाएं कि हम जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। अभी ये इतने सीनियर महानुभावों के सामने मैं क्या बात करूं? वो आप भूल जाइए, आप भूल जाइए उनको। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं दादा, मुझे अच्छा नहीं मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अरे मुझे वीडियो बंद कर देता ना। नहीं मुझे आदत है आपको देखने की। नहीं, जैसा आपने मुझे कहा था, अब मैं एक्चुअली मतलब एक तो दिग्गज जैन दादा, जमुना जी, मतलब मैं क्या इनके सामने क्या बात करूं? ओम पारिक सर कलकत्ता से। ओम पारिक सर भी आ गए। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार 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 ओम जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बस ठीक है। देखिए सर, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो आज आप हमारे टीचर हैं, तो ये मत देखिए कि कौन बैठा है। अरे एक्चुअली मैं बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, मैं इतने सीनियर लोगों के सामने क्या बात करूंगा गीतांजलि जी? ये तो गलत मुझे है लगा ये। कि हाँ एक ऐसी उम्र के होंगे यंग लड़के लड़कियां, ये तो मेरे टीचर रहे हैं, मतलब वो वाली बात है। सर एक्चुअल में ये ओपन प्लेटफॉर्म है, तो हम किसी को ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप आइए आप मत आइए। जी जी जी। लेकिन मेरे लिए ये कलेक्शन है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सब्जेक्ट पे आ जाए। मुद्दे पर आ जाएं। बिल्कुल और मुद्दे कौन पर है, आ मैं जाए। जरा स्वाइप करके देखता हाँ हूँ। देख लीजिए। आते जाएंगे। ये आकाश जो है वो मेरा नमस्कार स्टूडेंट आकाश है। जी। हाय आकाश, नमस्कार ये ओम जी। रूपक है, वो हेलो स्टूडेंट है। युवराज जी। रूपक जी युवराज, क्या हाल है आप? रूपक जी का तो वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ उनने वीडियो बंद करके रखा क्योंकि वो गांव में है। और अच्छा
ये रहे। हाँ अभी ऑन किया है। क्या हाल है भाई? नमस्कार 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 सर। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया है? बढ़िया है। चलो अच्छा है। आप सुनाइए सर। बस मेरे भाई सब खैरियत बढ़िया। युवराज युवराज चौहान है खंडवा से। हेलो युवराज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। विक्रम जी है हमारे बीच में। वसंत काशीकर सर जबलपुर से। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, मैं क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन है ना, तो मैं एक समय पर 3 लोगों हाँ, से ज्यादा नहीं देख पाता जी हूँ। जी। हाँ, मुझे वहां और देखना होगा तो मुझे स्वाइप करना पड़ेगा। जी नहीं नहीं स्क्रीन। आप और एक आर्ट इज माय लाइफ करके कोई एक और है जिन्हें अपना नाम नहीं लिखा है। अच्छा। अंशुमन, अंशुमन नाम है उसका। अंशुमन। दादा मैं जयंदा, मैं आपके यहाँ की वीडियो बंद, अपने ऑडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि आपके यहाँ हवा की आवाज बहुत आ रही है। फैन चल रहा है। अच्छा फैन चल रहा है। चलिए ठीक है। तो आपको बात करनी हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? शूटिंग पे है क्या सर? थैंक यू दा आप आए इसके लिए। जी आज सुबह उन्होंने फोटो भेजी थी कि मैं सेट के ऊपर हूँ। मैंने कहा मैं नहीं जानती, आप कुछ भी करिए लेकिन आपको 3 बजे आना होगा। अरे दादा तो मतलब एक्चुअली उनका वैसा है, वो जिनसे प्यार करते हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, वो पहुंच जाते हैं, वो कुछ नहीं देखते। सही बता रहा हूँ, मैंने इतनी बार देखा है दादा को। और मुझे याद है परसों पहले मैंने एक छोटा सा शो प्रोड्यूस किया था, एक बल्कि उसका पायलट एपिसोड ही था। तब मैंने दादा से रिक्वेस्ट की थी और दादा ने बोला तू बेटा छोड़ दे, मैं सब कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। मैंने कहा दादा मेरा इतना सा बजट है एकदम, बजट छोड़, तू किसको बता रहा बजट क्या होता है। उन्होंने ऐसे ही किया। दिलदार इंसान है वो। नहीं सच में वो उनके लिए फेमस है कि वो बहुत ऐसे लोगों की बहुत कमी है। मैं सैल्यूट करती हूँ सर को। और योग मिश्रा जी है हमारे साथ। नमस्कार योग जी, कैसे हैं आप? और सर प्लीज आप अपना जो सोचा था, जो आपने जितने भी पॉइंट्स लेने की प्लान किया था, वो सारे सब कुछ आप लीजिएगा। जैन दा या किसी को भी देखकर आप बिल्कुल भी मत ये सोचिए कि अब मैं ये कैसे बोलूं या वो कैसे बोलूं। मतलब वही है ना, इतने बड़े प्रतिमा कनन दीदी भी आ चुकी है। प्रतिमा जी भी आ गई जी। प्रतिमा जी प्रणाम। अभी एंट्री ले रहे हो। ओ आपने तो धुरंधरों को बुलाया। मैं क्या आपने मतलब पहलवानों से लड़ने के लिए बच्चे को अखाड़े में छोड़ दिया कि लड़ो अभी इनसे। अरे कमाल है। और मुंबई से मंगेश सर है, डॉक्टर मंगेश। अरे वाह वाह वाह। और जब भोपाल से बंटी दा लाइट वाले, जो अनूप दादा जिनको बोलते हैं, वो है। क्या बात है। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रतिमा जी आ गई हैं। हाँ। प्रतिमा जी का वीडियो ऑन। हाँ, प्रतिमा जी प्रणाम, मैं प्रकाश भारद्वाज। कैसी हैं आप? उनकी हाँ, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। मैं अच्छी हूँ। नमस्कार जी जी जी। नमस्कार मैम। प्रतिमा मैडम नमस्ते। अनुपदा आपका स्वागत है। सबको नमस्कार। चलिए हम अपनी बात। ये आपने प्रतिमा जी को भी बुला लिया। ये मतलब आप ना मुझे आज पिटवाएंगी मतलब सबसे कि ये बच्चा जो है, इसकी हिम्मत कैसे हो रही है ये सब बातें करने की। नहीं। प्रतिमा जी मैं आपको बताऊं, मेरा आपसे उस तरह से परिचय कभी हुआ नहीं है, लेकिन कनन भाई और मैं एक जमाने में पड़ोसी रहे हैं महाड़ा में, बहुत सालों पहले, मतलब आई थिंक 20 साल से भी ज्यादा हो गए। जी 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 जी। तो कनन भाई अभी रिसेंटली मुझे मिले भी थे लोखंडवाला में, तो मेरा मतलब प्रणाम उनको कहिएगा और आपको मेरा प्रणाम। नहीं, वो भी ज्वाइन करेंगे, आज आपकी बात हो। अच्छा अच्छा। आपके बारे में उन्होंने मुझे बताया, आ गए लीजिए। अरे जी सो नाइस हो गया। आपका जैसे देखा मैंने कहा कि भाई
बहुत अच्छे मित्र हैं। क्या हाल है सर? और सब खैरियत सर? सब एकदम बढ़िया, आनंद आ गया आप हैं आज। अरे सर, ये तो मतलब मुझे महान विभूतियों के बीच में लाके छोड़ दिया इन्होंने, गीतांजलि ने। मतलब कमाल है। नहीं, एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, सी मैं इस चीज को वो नहीं कर रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं है कि जहाँ प्रतिमा जी हैं, जमुना जी हैं, जयंत दादा हैं, कानन भाई हैं, मतलब ओम पारिक जी हैं, इतने दिग्गज लोग हैं, मैं इनके समक्ष क्या मैं एक्टिंग के बारे में मतलब कुछ बात कहूंगा या नहीं नहीं करूंगा? सर, आज आप इतने हमारे धुरंधर गेस्ट लोग हैं। हैं। मुझे और 10-20 साल वेट करना पड़ेगा मुझे गेस्ट बनने के लिए। नहीं। हाँ मैम बोलिए। जी मैंने कहा कि उम्र कभी खत्म नहीं होती। ये तो क्या बात है जी। ये देखिए सर, ऐसा है कि हमारे बीच में स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनको ध्यान में रखते हुए एड्रेस करिए। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। क्योंकि वो कुछ न कुछ आज आपसे सीख के जाए, ये ज्यादा जरूरी है। नहीं, मैं उन्हीं को एड्रेस करूंगा। एक्चुअली ये जो महान विभूतियां मेरे आसपास बैठी हैं, मैं खुद ही उनसे इतना अभिभूत हूँ कि मैं उनके सामने क्या कहूंगा। मैं उन्हीं नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ही कुछ बात करूंगा, या उनसे ही मैं कहूंगा, कुछ कहूंगा। तो ठीक है गीतांजलि जी, हम शुरू करते हैं। तो जो भी ये लोग कौन है, मिस्टर रूपक, युवराज, आकाश, है ना? आप लोग मुझे मतलब मुझसे थोड़े थोड़े बड़े हो आप लोग, लेकिन मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अरे बड़े नहीं, छोटे हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसा है, संदीप भी आ गया। अच्छा, संदीप भी है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बाकी लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ बिकॉज इस कोई मोबाइल नहीं, की कुछ लेकिन लिमिटेशन होती है। स्टूडेंट्स दिखते जुड़ते जाएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए। कम से कम आपके पास 10 स्टूडेंट्स रहेंगे। वाह वाह। तो दोस्तों, मेरा जो थोड़ा बहुत तजुर्बा है एक्टिंग को लेकर, जो भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, तो उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे आप लोग, मुझे नहीं पता कितने वर्षों से रंगमंच से जुड़े हैं, और खैर रंगमंच तो अपने आप में कहते हैं ना, वो तो तपोभूमि है, वो भट्टी है, उसी में एक एक्टर जो है तपता है, वो कुंदन बनता है, तो वो बेस्ट तरीका है। और जहाँ तक मुझे एक्टिंग थोड़ी बहुत समझ में आई है पिछले कुछ सालों में, मैंने थिएटर बहुत ज्यादा नहीं किया, मैंने थोड़ा बहुत थिएटर किया है। और उस थिएटर में ये हुआ कि अलग अलग लोगों के साथ मैंने काम किया, कुछ प्रोफेशनल थिएटर किया, कुछ एक्सपेरिमेंटल किया, और कुछ स्ट्रीट प्लेस जैसे होते हैं वो मैंने कुछ किए, और कुछ सोलो परफॉर्मेंसेस मैंने दी। फिर मैंने टीवी किया कुछ सालों तक, और टीवी पे ठीक ठाक ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि मुझे ठीक ठाक काम मिलता रहा। और फिर मैं बिहाइंड द कैमरा आ गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि टीवी पे मेरी ग्रोथ उतनी नहीं है एज एन एक्टर, और कहीं एक अंदर से एक राइटर और डायरेक्टर जो है वो जागृत हो चुके थे। तो मुझे लगा कि नहीं, फिल्म मेकिंग मुझे सीखनी है, और मैं कैमरे के पीछे आ गया। तकरीबन पिछले 15 सालों से मैं कैमरे के पीछे हूँ। और रंग दे बसंती मेरी पहली फिल्म थी मिस्टर आमिर खान साहब के साथ। उनका मैं पर्सनल एक डायलॉग कोच, एक्टिंग कोच, डायलेक्ट कोच, लैंग्वेज कोच, आप कोई भी नाम मुझे दे सकते हैं। तो रंग दे बसंती से लेकर अब तक मैंने उनके साथ तमाम फिल्मों में काम किया है। और मैं शूटिंग से पहले करीबन 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, जो भी उनका वक्त जो वो लेते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। स्क्रिप्ट लेवल पे उनके कैरेक्टर पे बहुत डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं, काम करते हैं, और फिर मैं सेट पे उनके साथ रहता हूँ। शूटिंग पे जो भी मेरी आवश्यकताएं होती है वो मैं वो मतलब पूरी करता हूँ अपनी तरफ से, जितना मैं कर सकता हूँ। तो मेरा जो लर्निंग प्रोसेस है उनके साथ वो बहुत मजेदार रहा है। और जैसा कि प्रतिमा जी ने कहा कि लर्निंग प्रोसेस तो उम्र भर का है, ये आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं, और इसका कोई, जब तक आप सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने सीख लिया है, उस दिन फुल स्टॉप लग जाएगा, फिर आप नहीं सीख सकते। ऐसा मेरा मानना। तो जहां तक मैं समझा हूं, मैं अब उस पॉइंट पर आता हूं कि सॉरी, दादा चले गए, जयंत दादा, कुछ काम आ गया होगा सेट पे। तो खैर, जहां तक मैंने एक्टिंग को समझा है ना, तो एक्टिंग को मैं बहुत ही पर्सनल लाइफ से, रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ।
मुझे कभी कभी लगता है, जैसे बहुत सिंपल सा मैं सवाल पूछता हूँ कि भाई एक्टिंग क्या है। चलो मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, आप जो फ्रेशर हैं, युवराज हैं, रूपक हैं, आपसे मैं पूछता हूँ कि आपके लिए एक्टिंग क्या है, मुझे आप प्लीज बताएं। आप क्या सोचकर रंगमंच से जुड़े हैं कि हमको एक्टिंग करनी है, तो पहले एक्टिंग की परिभाषा, एक्टिंग की डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में? प्लीज कोई भी बताएं, कोई भी जवाब दें। सर हम बचपन में मेरे गांव में ऐसा होता था, रंगमंच ये शौक है मेरा, मतलब इच्छा है इसमें, क्या समझी, मतलब मेरा अंदर का जो है ना, मतलब जो रहता है कि नहीं हमको ये करना है, वो करने की इच्छा है, चाह है सर, इसलिए हम इस रंगमंच में जुड़े हैं। बहुत अच्छी जैसे बात है। आदमी जैसे भूखा है तो उसको खाने की जरूरी है, उसी तरह सर मेरा रंगमंच से ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ है सर, उसको मेरा करने का अंदर से चाह है। बहुत अच्छी बात है, आपका जवाब बहुत अच्छा है। जैसे भूखे आदमी को खाने की इच्छा होती है तो वो तृप्त हो जाता है, उसका पेट भर जाता है तो उसको संतोष मिलता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक्टिंग जो है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझा हूँ, एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आप अलग अलग किरदारों को जीना सीख जाते हैं, अलग अलग किरदारों। अब मुझे लगता है कि एक्टर होने का जो सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि ईश्वरीय वरदान है, वो ये है कि आप एक जन्म में बहुत सारी जिंदगियां जी लेते हैं। जन्म तो हमको एक ही मिला है, लेकिन हम जितने किरदार निभाते जाते हैं उतनी जिंदगियां हम जीते चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सौभाग्य एक्टर के अलावा दुनिया में और किसी को नहीं है। चाहे वो अंबानी जी हैं, चाहे अडानी जी हैं, चाहे टाटा साहब हैं, चाहे दुनिया के बिल गेट्स हो, कोई भी हो, किसी को ये सौभाग्य जो है उनके नसीब में, उनकी जिंदगी में नहीं मिलता है ये सौभाग्य। तो ये सिर्फ एक्टर होने के नाते ही आप ऐसा कर सकते हैं। किसी भी धुरंधर एक्टर की लाइफ आप देख लीजिए, और उनके जीवन में 200 फिल्में हैं, 250 फिल्में हैं, 500 फिल्में, तो कितने सारे जीवन उन्होंने जिए। और प्लस अगर आप सिनेमा से जुड़ते हैं तो जितने किरदार आप जीते जाते हैं, ये हम सबको पता है कि हम आए हैं तो हमको जाना भी है। तो हमारे जाने के बाद भी वो तमाम रिकॉर्ड्स रहते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है कि लोग उसको याद रखें, तो वो आप याद रखे जाएंगे आपके अच्छे कामों के लिए। और आपने अगर अच्छा काम नहीं किया है तो भी आप याद रखे जाएंगे, यार ये तो अच्छा एक्टर नहीं था, है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपको लोग याद नहीं करेंगे। आज हम मतलब बलराज साहनी साहब को याद करते हैं, या नूतन जी को याद करते हैं, तो या संजीव साहब को याद करते हैं, या माशाल्लाह दिलीप साहब तो अभी हयात हैं, बट दिलीप साहब ने जो काम किया है, जितने भी हमारे धुरंधर कलाकार हैं, तो एक याद उनकी हमें, मधुबाला जी हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जो कि जिसका फैन है। मैं एक्चुअली इन लोगों का, बहुत सारे लोगों का फैन हूँ, बट इनका बहुत ज्यादा मैं फैन रहा हूँ। और अगेन मैं कहूँ कि एक्टिंग को मैं जो पर्सनल लाइफ से जोड़ता हूँ, मेरी अपनी डेफिनेशन है। मैं आपसे बहुत क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, जितने भी मेरे सीनियर यहाँ बैठे हैं या जूनियर भी हैं, शायद ये जो मेरी परिभाषा है, ये मेरी अपनी परिभाषा है। मैं किसी संस्था से नहीं हूँ, मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है, ना मैं किसी इंस्टीट्यूट से हूँ, ना मैं बहुत बड़े ऐसे किसी थिएटर ग्रुप से हूँ कि हाँ भाई वहां से मैंने 10, 20, 25 साल प्रैक्टिस की, वहां से मैंने सीखा। तो एज सच मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है नहीं। तो अलग अलग कहते हैं ना, घाट का पानी पीते 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 मुझे ये बात समझ में आई कि एक्टिंग को मैं जो डिफाइन करता हूँ, मुझे लगता है कि एक्टिंग का पहला उसूल है, पहला रूल है कि डोंट एक्ट। एक्टिंग में एक्टिंग मत कीजिए। एक्टिंग कर रहे हैं ये तो हमको भी पता है, चाहे वो स्टेज है, चाहे वो टीवी है, चाहे फिल्म है, लेकिन जो आप किरदार निभा रहे हैं उसमें आप एक्टिंग मत कीजिए। उसके जो इमोशंस होंगे उस किरदार के, जो फीलिंग्स होंगी उस किरदार की, वो बहुत रियल होनी चाहिए, एकदम रियलिस्टिक होनी चाहिए, नेचुरली होनी चाहिए। अब मैं कैसे इसको कनेक्ट करता हूँ, मैं जो अपने वर्कशॉप में थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हम अपने निजी जीवन, हम सब, चाहे जो एक्टिंग से जुड़े हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, या सिनेमा से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, हम सब सुबह से लेकर रात तक हम कितनी बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं। और अगर ऑन एन एवरेज मैं अगर समझूं
तो हम कम से कम 15 से 20 लोगों से तो कम्युनिकेशन करते हैं दिन भर में। उसमें हमारे परिवार के सदस्य भी होते हैं, उसमें हमारे दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं और कुछ अनजान लोग भी होते हैं। हमको कैसे पता होता है कि हमें इस इंसान से इस तरह से बात करनी है? हमको ऑटोमेटिकली पता होता है। परिवार के लोगों का तो ठीक है, आपका एक रैपो है, बचपन से आप भाई बहन हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, आपको पता है कि इनसे हमको किस दायरे में बात करनी है। लेकिन जो अनजान लोग हैं, जो कुछ प्रोफेशनल लोग, अचानक पहली बार कॉल आया किसी का, पहली बार आप फोन पे बात कर रहे हैं या पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, तो हमको उन दायरों का एहसास 100% होता है, बिल्कुल सही होता है। हमारे बात करने का सलीका बिल्कुल सही होता है, हम टू द पॉइंट बात करते हैं। जहां आपका रिलेशन गाढ़ा होता है, गहरा होता है, वहां हम दिल से बातें करते हैं, वहां हम ज्यादा सोचते नहीं। हमको पता है हाँ ये माँ है मेरी, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो हम उनसे अलग लेवल पे जुड़े हुए हैं इमोशनली, तो हम उनसे उस तरह से बात करते हैं। लेकिन फिर भी जुड़ने के बावजूद भी हमको पता है कि हमको अपनी बहन से कितनी बात करनी है, किस विषय पर बात करनी है, उसका एक दायरा निश्चित है। जबकि हम वो प्लान नहीं करते हैं, लेकिन वो दायरा ऑटोमेटिकली बना हुआ है। उसी तरह से हर किरदार के साथ, जो भी हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ किरदार है, हमारे दायरे निश्चित होते चले जाते हैं, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। आप जानबूझकर नहीं करते, बट हमको पता है कि हम इतनी ही बात कर सकते हैं। जब हम अपने यार दोस्तों के साथ बैठते हैं, खासम खास दोस्तों के साथ बैठते हैं, मस्ती के मूड में होते हैं, मजाक के मूड में होते हैं, तो हम हर तरह की बातें करते हैं। हमको पता है अब हम यहाँ हैं तो हम स्वच्छंद हैं, आजाद हैं, हम पर कोई पाबंदी नहीं है किसी तरह। तो बड़ा कमाल का ये जो है हम पर्सनल लाइफ में करते हैं सुबह से शाम तक। ऊपर से और एक मजे की बात है कि हम झूठ भी बहुत अच्छे से बोलते हैं। हमको किसी आदमी को अवॉइड करना है, किसी को नहीं मिलना है, किसी से कुछ बहानेबाजी करनी है, या हमको किसी के साथ काम नहीं करना है, हम अलग अलग तरह से, हमारे पास हजारों एक्सक्यूजेस होते हैं बात करने। तो कितनी आसानी से हम फोन पर या पर्सनली हम अवॉइड कर देते हैं उस आदमी। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, हमारी दिनचर्या क्या है, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे आज का जो मेन मुद्दा था, जो गीतांजलि जी से मेरी बात हुई थी, मैं बात करना चाह रहा था कैरेक्टराइजेशन, जो चारित्रिक चित्रण होता है, हम किसी किरदार को निभाएं तो किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं कहता हूँ किसी किरदार को ऑब्जर्व करने से पहले अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें कि हम किस तरह के किरदार, मैं प्रकाश भारद्वाज में किस तरह का किरदार हूँ, अगर मैं अपने कुछ नोट्स बना लूँ कि मैं इस तरह का इंसान हूँ, ये मेरी परवरिश इस तरह से हुई है, ये मेरा बैकग्राउंड है, इस तरह से मेरा लालन पालन हुआ है, इस तरह के परिवेश में मैं पला बड़ा हूँ, और ये चीजें मेरी प्लस पॉइंट्स है, ये मेरे माइनस पॉइंट्स है। हमको बहुत ऑनेस्टली एनालाइज करना चाहिए अपने आप को। हर इंसान में प्लस माइनस होते हैं। जो ये कहता है कि मुझ में माइनस नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा झूठ वो आदमी हो, ऐसा मेरा पर्सनल मानना। हर इंसान में हो, हर इंसान में हो। तो कुछ लोगों को किसी बात पे जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, कुछ लोग जैसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं होते हैं, अंदर बहुत कुछ भरा होता है लेकिन ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, उतने दबा के रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को। तो हमारे सबके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे लगता है अपने आप को सबसे पहले ऑब्जर्व करके, क्योंकि हम अगर सबसे ज्यादा किसी को जानते हैं तो हम अपने आप को जानते हैं, और अगर हमने अपने आप को ठीक ढंग से हमने जान लिया, समझ लिया, परख लिया, इन एंड आउट, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हम किस किस तरह से किन बातों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, किन बातों पर गुस्सा आता है, क्या चीजें अच्छी लगती है, क्या नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, बहुत सारे कारण। अगर हम एक पेज, दो पेज में उसको थोड़ा सा उसका विवरण हम कर लें, एक मतलब पॉइंटर्स के तौर पर, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वरना तो पूरी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी हमारी। तो अगर उसको एक दो पेज में लिख लें, और फिर जब हम किसी किरदार को निभाने जाते हैं, सपोज मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, मान लीजिए दंगल में जो आमिर जी का किरदार था, जस्ट में अब आमिर जी, हाँ जी, अच्छा, जस्ट में पूछने ही वाली थी ये कि उनने वो टोन या वो जो चीजें वो कैसे आपने उनके साथ हेल्प करी। जी जी जी। अब ये तो सबको पता है कि आमिर जी जो हैं वो बॉम्बे की पैदाइश, बॉम्बे में पले बड़े हैं और इंग्लिश माध्यम से पले बड़े हैं, और बैंड्रा जैसी पॉश लोकेशन में रहे हैं वो, तो उनकी परवरिश, उनका माहौल अलग है। अब उन्होंने चैलेंज लिया कि मैं
इस कैरेक्टर को निभाऊंगा, महावीर सिंह फोगाट उस कैरेक्टर का नाम है, तो कितना बड़ा चैलेंज था उनके लिए। देखिए फिजिकली जो उन्होंने शारीरिक तौर पर अपने आप को बदला है, उन्होंने करीबन 25-30 किलो एक्स्ट्रा पुट ऑन किया है ताकि शारीरिक तौर पे वो दिखे कि भाई मैं 55-60 साल का हूँ, मैं बड़ी बड़ी बेटियों का बाप लग सकता हूँ। तो एक्चुअली किया उन्होंने। उनकी जगह शायद कोई और एक्टर होता तो वो उस तरह का सूट पहन लेता, ऊपर कपड़े पहन लेता, ऐसा लगता कि हाँ पेट बढ़ा हुआ है, मोटा हो गया, मेकअप वेकअप का सहारा लेता, कुछ है ना, प्रोस्थेटिक्स वगैरह का सहारा लेता तो बन जाता। बट उन्होंने एक्चुअली किया। तो ये उनकी डेडिकेशन का लेवल कि भाई पहले मैं इस किरदार को शारीरिक तौर पे कैसा दिखता है मैं वो तो बन जाऊं पहले। जबकि उसी फिल्म में कितने शेड्स थे, ज्यादातर उनका रोल वही था जो बुढ़ापे वाला रोल था, जो 50-55 साल का किरदार था, क्योंकि बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं, इंटरवल के बाद का जो पोर्शन है पूरी फिल्म में वो सबसे ज्यादा फुटेज उस किरदार की थी। तो उन्होंने वही किया, पहले वो किरदार कंप्लीट किया जो 55 साल वाला है, जिसमें जो मैक्सिमम रोल है फिल्म में, उस किरदार के हिसाब से अपने आप को ढाला। दाढ़ी भी सफेद है, बाल भी सफेद है, काफी हद तक शरीर भी मोटा कर लिया है। अब क्योंकि वो बॉम्बे के हैं, उनकी भाषा अलग है, उनकी हिंदी भी अच्छी है, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, उनकी उर्दू भी अच्छी है, बट हरियाणवी भाषा, हरियाणवी बोलना उनके लिए एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज। और उन्होंने जो मेहनत की है, मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ उस इंसान को, उनकी डेडिकेशन को। मतलब तकरीबन 8 से 9 महीने हम लोगों ने वर्कशॉप किया, जनवरी से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर तक। सितंबर एंड में हमारी शूटिंग स्टार्ट हुई, ये मैं 2015 की बात करूँ जी। तो इतनी मेहनत एक किरदार को जीने के लिए, उसको समझने के लिए। फिर वहाँ के जो हरियाणा के लोग होते हैं, बिकॉज मेरा ताल्लुक जो है हरियाणा से है, मैं गुड़गांव की पैदाइश हूँ, मैं वहाँ पला बड़ा हूँ, मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ, उनकी मानसिकताएं जानता हूँ। जो जाट लोग होते हैं, जाटों का इलाका है हरियाणा, जो लोग दिल्ली के आसपास के हैं वो भी समझते हैं कि हरियाणा के लोग कैसे होते हैं। तो उस कैरेक्टर की सोच क्या है, उनकी जहनियत क्या है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मतलब जाटों के बारे में, क्षमा कीजिएगा अगर कोई हमारे बीच में उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो कृपया आप बुरा ना माने, लेकिन हम हरियाणा में जाटों के बारे में बोलते हैं कि भाई वो करते पहले सोचते बाद में। बिल्कुल। तो उनका वैसा फंडा होता है जीवन में कि या, और ऊपर से ये आदमी पहलवान है, वो पता सोने पे सुहागा, ये पहलवान भी है। तो पहलवान के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि सोच का जो स्तर है वो काफी मोटा होता है, मतलब ज्यादा ठीक है जो है घुटनों में होती है, कहते हैं घुटनों में होती है, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि इतने हिस्से लगते हैं उनके कुश्ती करते वक्त कि सब गायब हो जाता है। तो उस किरदार को निभाना, उसको समझना, और डेफिनेटली जब उन्होंने वजन बढ़ गया उनका, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई, और उस भाषा पे कमांड करना, मतलब, और उस भाषा में उनको सब कुछ करना है, हर तरह के सीन्स करने हैं, इमोशनल सीन्स भी हैं, नॉर्मल सीन्स भी हैं, गुस्सा भी करना है, लाड़ भी करना है बेटियों के साथ। तो उस भाषा पर अपना एक तरह से आधिपत्य स्थापित करना, उसको बोलना, समझकर बोलना। और मैं आपको बताऊं उनकी खूबी क्या है, मैंने जितनी भी फिल्में की है, वो जब किसी भाषा को सीखते हैं तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड वो खुद अपने हाथ से लिखते हैं अपनी डायरी में, वो डायरी बनाते हैं। वो कहते हैं बोलना तो ठीक है, लेकिन जब तक मैं लिखूंगा नहीं मुझे अच्छी तरह से याद नहीं होगी ये चीज। उसको याद करने के लिए वो एक एक शब्द लिखते हैं। तो समझिए पूरी फिल्म के डायलॉग याद करना लिख कर। और मजे की बात यह है कि सेट पर जाने से पहले 99% क्या 100% उनको पूरी फिल्म याद होती है, उनको पूरे अपने डायलॉग याद होते हैं कि मैं तैयार हूं, अब मेरा ध्यान परफॉर्मेंस पे होगा। मेरा ध्यान अगर डायलॉग में मैं अटक गया, या डायलेक्ट मेरा जो हरियाणवी लहजा है वो मैंने कुछ और बोल दिया, क्योंकि सिंक साउंड फिल्में होती है। सिंक साउंड जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो शूटिंग पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वही रिकॉर्डिंग फाइनल होती है, उसी रिकॉर्डिंग को ही हम फिल्मों में देखते हैं। मुश्किल से 5% या 10% हिस्सा होता है जिसको डब किया जाता है, जिसकी डबिंग होती है, वरना 90% वही सब कुछ रहता है जो हम शूटिंग पे करते हैं। तो वो करेक्ट लहजा होना चाहिए, करेक्ट वो नुएंसेस होने चाहिए, ठीक ढंग से बोला है नहीं बोला है। अगर आपने सीन अच्छे से परफॉर्म कर दिया लेकिन लहजा गड़बड़ हो गया आपका, नॉर्मल हिंदी आ गई आपकी, फिर से रिटेक, तो आप अपने किरदार से बाहर आ गए। किरदार तो ये जबान बोलता नहीं है, किरदार की जबान तो हरियाणवी है,
तो आपको फिर से करना पड़ेगा। कितनी मेहनत है एक किरदार को सजीव करने में, उसको जीवित करने में, उसको मतलब किसी ने देखा नहीं महावीर सिंह फोगाट जी को, लोगों ने बाद में देखा कि अच्छा ये ऐसे है, बट दंगल से ही लोगों ने जाना ना कि हाँ ये किरदार ऐसा हो। तो मुझे लगता है किसी भी काम को करने के लिए उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत अथक प्रयास आपको करने पड़ते हैं, तब जाकर आप उस किरदार को निभा पाते हैं। और मेरा जो अपना, मैं फिर से दोहराऊंगा कि जो अब मेरा फॉर्मूला है उसमें ये है कि पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। मतलब आप ऑब्जर्व कीजिए उस किरदार को, उस कैरेक्टर को, उसके बारे में जो भी जानकारी आपको हासिल हो सकती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जितना हमें अपने बारे में पता है पर्सनली, जाती तौर पर, उतना हमें उस किरदार के बारे में पता होना चाहिए एथिकली, अगर मुमकिन है तो। जितनी ज्यादा उस पर आप शोध कर सकते हैं, जितना ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं उस कैरेक्टर पर, उतनी ज्यादा कीजिए। अब उसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, या कुछ लोग बहुत जो मास्टर हो जाते हैं वो 2 हफ्ते भी काफी होते हैं उनके। तो कितना आप उसको करीब से, और ये प्रैक्टिस की बात है, तजुर्बे की बात है। पहली बार आप कोई ऐसा किरदार निभाएंगे आपको ज्यादा वक्त लगेगा, फिर जब आप करते 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 जब आप सीजन हो जाते हैं, तजुर्बेकार हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं, उस्ताद हो जाते हैं, तो फिर आपको ज्यादा वक्त नहीं, फिर वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात नहीं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से उस किरदार को ऑब्जर्व कीजिए, समझिए उसको, पूरी जानकारी लीजिए उसकी, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको ऑब्जर्व करेंगे वो उतना ज्यादा आपके जहन में, आपके दिमाग में वो कैरेक्टर एब्जॉर्ब होता चला जाएगा, वो बैठता चला जाएगा, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली वो बैठता चला जाएगा। आप उसी की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किरदार, आप उस किरदार में डूबे हुए हैं, आप उसको इतना अच्छे से उसका अध्ययन कर रहे हैं उस किरदार। तो पहला स्टेप, पहला कदम हो गया ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन, एंड तीसरा स्टेप फिर आता है प्रोजेक्शन। ऑटोमेटिकली फिर वो किरदार आपका बाहर आएगा, उसकी भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, और किस तरह से वो इमोट करेगा, किस तरह का वो कैरेक्टर है। नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्यों। लोग होते हैं बट रीजंस होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, अगर आप कोई इस तरह का किरदार प्ले कर रहे हैं। जैसे मैं अगर एक बहुत ही मशहूर फिल्म है उसका जिक्र करूं, गाइड एक फिल्म आई थी देव साहब की, विजय आनंद जी ने डायरेक्ट की थी। तो गाइड इतनी खूबसूरत फिल्म है, मुझे मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट फिल्म है वो, कि एक ऐसा कैरेक्टर जो गाइड होता है उदयपुर में, जो लोगों को जगह दिखाता है, ये महल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उस गाइड से लेकर उस किरदार की जर्नी थी उस गाइड तक जो स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है, जो लोगों को बताता है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, और एक मनुष्य का ईश्वर से संबंध क्या है और कैसे हो सकता है। इस गाइड से उस गाइड तक का सफर तय किया हूं। तो अगेन मैं सैल्यूट करता हूं उनके जो राइटर थे जिन्होंने वो फिल्म लिखी, डायरेक्टर थे, और देव साहब की मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो किसी भी किरदार को मुझे लगता है सजीव करने के लिए, उसको पुनः जीवित करने के लिए, स्क्रीन पर या थिएटर में या टीवी पर जहां भी आप काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जितना ज्यादा आप उसके साथ जुड़ेंगे, जितना ज्यादा आप उसका अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, उतना ज्यादा वो किरदार आपके अंदर से बाहर आता जाएगा, दिखाई देने लगेगा। वरना ज्यादातर आप ही की बॉडी लैंग्वेज होगी, आप ही की भाषा होगी, तो फिर वो फर्क महसूस नहीं होता। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा इशारा सब लोग समझ जाएंगे, बहुत सारे हमारे स्टार्स हैं जो अपने आप को ही दोहराते हैं हर फिल्म में, उनमें कोई चेंज नहीं होता है, ना उनके शरीर में, ना उनकी एक्टिंग में, ना उनके किरदारों में, वो हर किरदार में वही होते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनकी ग्रोथ एज एन एक्टर तो शायद कुछ भी नहीं है। जहां तक मॉनेटरी ग्रोथ है, पैसों की ग्रोथ है या कामयाबी की ग्रोथ है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने एज एन एक्टर ग्रो नहीं किया, आपने उसमें अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, तो फिर क्या फायदा है इसका? क्यों कर रहे हैं हम एक्टिंग? सबके अपने अपने मकसद हैं एक्टिंग करने के लिए। सर मैं यहाँ बीच में आपको, हाँ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पूछिए, रोकना चाहूंगी।
क्या हम एक्टिंग को भी पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे मेथड एक्टिंग या फिर जिस तरह से कैरेक्टर को लेना, एक होता है मेथड एक्टिंग जिसमें आप पूरी मेथड के साथ उस पात्र को लेते हैं, और एक का मानना है कि नहीं, इम्पल्स जैसा आया, कैरेक्टर को पढ़ा, कैरेक्टर के बारे में जाना, और जो इम्पल्स आया वो इम्पल्स को पकड़ा और सीधे स्टेज पर आ गया। जी मैं पर्सनली ये कहूँगा, देखिए हर इंसान को, मुझे लगता है हर एक्टर को सूट क्या करता है उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग मेथड एक्टर के बड़े माहिर होते हैं, उस्ताद होते हैं, जबकि वेस्टर्न में तो बहुत ज्यादा मेथड एक्टिंग को फॉलो किया जाता है। और आई थिंक हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से दिलीप साहब को कहा जाता है कि वो पहले मेथड एक्टर थे, जो उस तरह से पूरा मेथड समझ के फिर वो करते थे। और ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं थे, जो उन्होंने कहा है अगर किसी को एक्टर ने इम्प्रोवाइज कर दिया तो वो रुक जाते थे। उनको फिर वही लाइन चाहिए क्यों के लिए जो उन्होंने रिहर्सल में की, जो उन्होंने प्रैक्टिस की। अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ बोल दिया तो फिर वो हिल जाते, नहीं ये नहीं जो, क्योंकि वो आपने उतना अपने आप को माइंडसेट वैसा बनाया हुआ है, अपने माइंड को आपने कंडीशन किया। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक्टर को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, कि जितना ज्यादा आप उसको समझ लें उस चीज को क्या करना है। बट एक्टिंग तो मुझे लगता है बड़ी नेचुरल चीज है, बहुत ऑर्गेनिकली हम लोग ग्रो करते हैं उसको, कि अगर उस किरदार में कुछ उसको इम्प्रोवाइज करना है, कुछ जो लाइनें राइटर ने लिख के देती हैं या डायरेक्टर ने कहा है कि यही बोलिए आप, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं, बट आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ और भी कह सकता है, और आपका डायरेक्टर अगर उसकी इजाजत देता है तो मुझे लगता है वो कह देना चाहिए। अगर आप अपने किरदार के दायरे में रह के कुछ करते हैं, वो उस फ्लो में करते हैं आप, तो मुझे लगता है वो अच्छा है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ। मैंने जो भी अभी एक शॉर्ट फिल्म मैंने डायरेक्ट की है 3-4 साल पहले, और 2 साल पहले एक फीचर फिल्म मैंने डायरेक्ट की, इंग्लिश फिल्म है कलर्स ऑफ लाइफ। तो मैं अपने एक्टर्स को यही कहता हूँ कि भाई ये मैंने आपको समझा दिया है, ये किरदार है, ये सारी चीजें हैं, अब आप कीजिए जैसा आपको पता। मुझे पर्सनली लगता है कि एक्टर को पूरा समझा के उसको फिर छोड़ देना चाहिए। उसको ये मत बोलो अरे आप ऐसे क्यों झुक रहे हो, आप आगे क्यों झुक गए, आपके सामने अगर को एक्टर बैठा है, अरे यार आपने इसको कवर कर लिया, इसको, कितनी सारी चीजें होती हैं। एंड कुछ लोग, कुछ डायरेक्टर्स, आई एम सॉरी टू से, एक्टर्स को ना रोबोट समझते हैं कि हमने इनको बोल दिया अब ये बोल देंगे, ये 10 बार रोएंगे भी, 10 बार अलग अलग हम शॉट्स लेंगे, ये वैसा ही करेंगे जैसा इनको करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है ना, वो भी तो इंसान है। हम लोग टेक्निकली अगर एक्टर को लिबर्टी दें कि भाई तुम करो जो करना है, हम आपको फॉलो करेंगे कैमरा से, हम आपको, आप जाइए, आपको जहां जाना चाहिए, बट अपने किरदार के दायरे में रहकर। जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन की एक पटरी होती है, आपने उसकी हद मुकर्रर कर दी उस किरदार की कि भैया ये ट्रैक है आपका, आप इस ट्रैक पे भागिए, कितना तेज भाग सकते हैं, इस सीन की डिमांड ये, देन वो अच्छा एक्टर जो होगा वो बिल्कुल भागेगा उस पर। सर कई बार हमारा हम, समय खत्म होने वाला है, तो वीडियो कट जाए तो आप वापस से रिज्वाइन हो जाइएगा। हाँ ये इसके बाद फिर हम शब्दों पे और लाइन पर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो आप